हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लासेस जो वो चल रही थी रेगुलरली। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है इसके बारे में, या हेलोजन डेरिवेटिव जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हेलोजन डेरिवेटिव में हम पहुंच चुके थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और लास्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो हमने देखी थी कि क्लोरोबेंजीन जो है उसकी रिएक्शन हमने करवाई थी NH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CO2O एंड टेम्परेचर कंडीशन टेक प्लेस 475 केल्विन टेम्परेचर एंड वी अगर aniline in that reaction that reaction is example of nucleophilic substitution reaction and side product take place as seen. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन react with CuCN in temperature condition we take 475 Kelvin. Chlorobenzene take 2 mole and also CuCN also take place 2 mole. Both are 2 mole and temperature condition 475 Kelvin and we occur cyanobenzene. साइनोबेंजीन जो है वो हमारे पास बन जाएगा, हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा साइनोबेंजीन का एंड जो साइड प्रोडक्ट है वो हो जाएगा CO2Cl एंड साइड प्रोडक्ट आल्सो फ्रॉम CO2Cl। इस प्रकार से हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट जो है वो ये होगी। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो है क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल वो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जो है उससे सब्स्टिट्यूट होकर के तो क्या बना लेगा साइनोबेंजीन जो है वो बना लेगा और साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन तो क्लोरोबेंजीन जो है उसकी रिएक्शन यदि हम किसके साथ करवा दें NaOH के साथ करवाएं, ये NaOH जो है यह हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसका फॉर्मेशन करेगा और यह रिएक्शन जो है वह बहुत ही हार्ड कंडीशंस में कंप्लीट होगी। मेरा कहना मतलब ये है 623 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दैट इज 200 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह काम मिलेगी ना। जो प्रेशर है वो कंडीशन अप्लाई करेगी तब जाकर के जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल को और फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा एंड फिनॉल इज फॉर्म फिनॉल। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हैं, ये हार्ड होती हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जनरली नॉट टेक प्लेस बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैव डबल बॉन्ड नेचर by the resonance, so that type of reaction take place hardly in hard condition. So ये जो इस प्रकार की रिएक्शंस हैं वो हार्ड जो है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं यदि हम इसमें यदि we take electron attractive group on ortho and para position, that type of reaction take place easily
मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप ले लें तो ये रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाती है, और ये ऑब्जर्व भी किया गया है। यह ऑब्जर्व किया गया है एक्वाटिक NaCO3 जो है उसके साथ रिएक्शन करवा करके, एक्वाटिक NaCO3 जो है उसके साथ रिएक्शन करवा करके ये जो है वो देखा गया है कि ये इजीली कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप जो साथ में नोट जो है वो रखनी पड़ेगी, और उसमें आप इसे लिख करके और उतार करके रिटर्न वर्क करके और अच्छे से तैयार करें। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप कौन से होते हैं ये इन पर चर्चा करते हैं। पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ 11th क्लास में, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो है आपके सल्फोनिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन, फॉर एग्जांपल कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एटसेट्रा। यदि इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो इजी हो जाती है, और किस प्रकार से इजी हो जाती है वो हम आगे देखेंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो अटैक को इजी बना देते हैं, और यहाँ पर यदि हम देखें तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन जो है उस पर की रिएक्शन यदि हम एक्वाटिक NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस में कंप्लीट करवाते हैं तो यह हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट होती है। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और तब जाकर के फिनॉल बनता है। बहुत हाई टेम्परेचर जो है वह हमें लेना पड़ेगा, टेक प्लेस इन रिएक्शन। तो इस कंडीशन में फिनॉल जो है उसका फॉर्मेशन होगा फिनॉल। लेकिन इफ प्रेजेंस ऑफ NO2 take easy reaction of chlorobenzene in SN reaction, that type of reaction we take as क्लोरोबेंजीन जो है उसकी एक पोजीशन पर ऑर्थो पैरा नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस हो तो उस कंडीशन में एक्वाटिक NaOH लेते हैं, NaHCO3 लेते हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो हो 400 केल्विन पर कंप्लीट हो जाएगी। पहले हाई टेम्परेचर लेना पड़ रहा था, इतनी नहीं हो रही थी, अब यह रिएक्शन जो है वह 400 केल्विन पर कंप्लीट हो जाएगी और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वह बन जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल टेक प्लेस और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट इज एन। इसे इसका नेम जो है वो हम लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कहने का मतलब ये है मेरा सीधा सीधा, दैट मीन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप get easy as reaction at following conditions। पहले हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही थी, अब हम देख रहे हैं कि 400 केल्विन टेम्परेचर पर ही रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट यदि हम देखें नाइट्रो ग्रुप, जो नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है उन्हें इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है उन्हें इंक्रीज करते जाएं, तो ये जो टेम्परेचर हमने लिया है ये भी और डाउन आता जाएगा, यह भी और डाउन आता जाएगा। नीचे जगह नहीं है पर्याप्त, इसलिए मैं ऊपरी से दे रहा हूँ। सफिशिएंट प्लेस नहीं, नीचे आगे ऊपर लेते रहिए एक बार। यदि नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दें NO2 तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप 2 हो गई, तो नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है
वो 2 हो जाते हैं, तो रिएक्शन जो है वो है और भी इजी वे में कंप्लीट हो जाती है। कहने मतलब ये है कि 370 केल्विन पर भी रिएक्शन जो है वो है कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ओनली 370 केल्विन पर। अब और यदि हम इसे सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर यदि हम NO2 ग्रुप की प्रेजेंस दे दें तो उस कंडीशन में इसका जो नेम है वो हो जाएगा ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनोल। और ये हम यदि देखें तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो और क्लोरोबेंजीन को हम मैग्नीशियम मान लेते हैं, क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम जो है वो इसे मान लेते हैं। तो अब इसका नेम क्या होगा, इसका ये बन जाएगा NO2। अब यहाँ पर ध्यान दें ये 370 पर कंप्लीट हो रही है, तो ये और भी टेम्परेचर कंडीशन जो है वो और भी डाउन आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि नियरली अबाउट रूम टेम्परेचर, नियरली अबाउट रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड IUPAC name of picric acid written as 2,4,6 trinitro 2,4,6 trinitrophenol 2,4,6 trinitrophenol। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंडीशन अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है उसे इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ही रिएक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि रिएक्शन जो है वो इजी वे में कंप्लीट हो जाती है यदि हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो हैं उनके नंबर जो है वो बढ़ाते रहे, बेंजीन रिंग पर उनकी संख्या बढ़ाते रहे। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसका एक रीजन ये है कि ये रिएक्शंस जो होकर जनरली SN2 मैकेनिज्म से होती है और कोई न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी बढ़ती है ना, उससे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और जितना स्टेबिलिटी जो है वो उससे जितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे उतने ही इसका सब्स्टिट्यूशन उसके अटैक जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और इसका सब्स्टिट्यूशन उतना ही इजीली हो जाएगा। चलो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडिया हमारी इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो सीक्वेंस है वो होती है रिएक्टिविटी की। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्टिविटी ऑफ SN रिएक्शंस में लिख सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ SN रिएक्शन इस प्रकार से होगी इसकी रिएक्टिविटी। तो हमने देखा था कि RH एल्किन हैलाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं, RH से लेस रिएक्टिव होते हैं कौन, एरिन हैलाइड और अदर हैंड हम कह सकते हैं हेलो एरिन और अदर हैंड हम कह सकते हैं हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्किन हैलाइड से, एल्किन हैलाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं हेलो बेंजीन। अब इसका रीजन जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें नेचर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाती है इस प्रकार से रेजोनेंस के थ्रू और ये रीजन है। उसके बाद यदि हम देखें तो इसमें जो सर्वाधिक जो सब्स्टिट्यूशन इजीली देता है वो हमारा होता है बेंजीन हैलाइड C6H5 भी लिख सकते हैं, CH2 ये बेंजीन ग्रुप होता है और इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो। अदर हैंड हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फेनिल ग्रुप को हम बेंजीन रिंग से लिख दें ये फेनिल ग्रुप और इसके ऊपर हम हाइड्रोजन एटम जोड़ दें तो ये हो गया फेनिल हैलाइड वाइज। यदि हम इस पर CH2 जोड़ दें तो ये बेंजीन ग्रुप और यहाँ पर X जोड़ दें तो बेंजीन हैलाइड।
कहने का मेरा मतलब ये है कि बेंजील हैलाइड जो है वो इसमें सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी जो है वो एसएन के प्रति दर्शाते हैं। एसएन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है बेंजील हैलाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों होती है ये? तो इसके लिए मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि इसमें डबल बॉन्ड की नेचर आ जाती है, इसलिए लेस होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ बॉन्ड एनर्जी जो है वह भी आल्सो इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी आल्सो इंक्रीज विद बॉन्ड ऑर्डर। एंड आरएक्स जो है वह है उसके बाद में हम आगे देखते तो आरएक्स जो है इसमें बॉन्ड ऑर्डर तो कम होता है, इसका इजीली हो जाता है, हो जाता है और उसके भी रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वह है ये क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जनरली ऐसा रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करता है। बेंजील हैलाइड की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है? SN1 के थ्रू, SN1 के थ्रू होती है। SN1 के थ्रू होती है तो इंटरमीडिएट बनता है इसमें। इंटरमीडिएट जो बनता है वो बेंजील कार्बोनियम आयन होता है। इंटरमीडिएट जो बनता है वह बेंजील कार्बोनियम आयन होता है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी बेंजील कार्बोनियम आयन जो है वो कौन सा है? बेंजील कार्बोनियम आयन ये हमारे पास मैंने लिया बेंजील हैलाइड, यह है बेंजील हैलाइड लिया और इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल X- जो है वह रिमूव हो जाएगा। X- रिमूव होते ही यहाँ पर बेंजील कार्बोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजील कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यह बेंजील कार्बोनियम आयन जो है वह रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। किसके थ्रू हो जाता है? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। कौन? बेंजील कार्बोनियम आयन। बेंजील कार्बोनियम आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। तो ये किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है? देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन दैट और दैट कार्बन, दो कार्बन, बिटवीन दो कार्बन। अब हम इसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट ली। नेक्स्ट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड इसकी ये बन जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आ जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो बन जाएगी CH2, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ है वो इस प्रकार से बन जाएगी CH2, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वह आपकी हो जाएगी ये, जिसमें केकुलर रेजोनेंस है और लास्ट में वापस इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब इसमें रेजोनेटिंग हाइब्रिड यदि हम देखें तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर? पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाता है। देखिए एक बार, पूरी रिंग में डिलोकलाइज कैसे होता है? पूरी रिंग में डिलोकलाइज इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जहां पर आया वहां पर डॉटेड लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइन, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दो बार फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद फोर्थ एंड पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है। और ये हो गया आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाने के कारण क्या हो जाता है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण ही रिएक्टिविटी ऑफ एसएन रिएक्शन जो है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो इसकी होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है वो है बेंजील हैलाइड की। आपने इस प्रकार देख लिया होगा कि बेंजील हैलाइड जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों शो करता है, तो उसके लिए आपको ये बता दिया।
इस प्रकार से आप अच्छे से इसे कॉपी में रफ नोट में आप इसे लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इसकी और अच्छे से इसे तैयार करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो वो हम लेते हैं फ्रेम। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हम लेते हैं फ्रेम। फ्रेम फ्रेम को हम CFC भी कहते हैं। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Chlorofluorocarbon, that compound which have chlorine, fluorine and carbon elements. CFC, chlorofluorocarbon. देखिए मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसके यदि हम देखें तो इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उससे इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन यदि हम एजर के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ SbCl5, in that condition we form or occur CaCl3 plus HCl। ये फॉर्मेशन हो गया इसका CFC। नेक्स्ट इसका और आगे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं CFCl3 प्लस एजर प्रेजेंस ऑफ SbCl5 माइनस HCl और CF2Cl2 that are framed and also formed through C2Cl6 plus 2 ether in presence of SbCl5 minus 2 HCl and C2F2Cl4 that is framed. फ्रेयॉन जो है उनके नोमेनक्लेचर को हम देख चुके हैं अच्छे से। फ्रेयॉन जो है उनके नोमेनक्लेचर को हम देख चुके हैं। फ्रेयॉन का नोमेनक्लेचर जो है वह है फ्रेयॉन XYZ से करते हैं, where X number of carbon minus 1, number of carbon minus 1, Y number of hydrogen plus 1 and Z number of fluorine atom इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। आप अच्छे से इसे समझ लें, देख लें, रख लें, इसे प्रैक्टिस कर लें थोड़ी। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा इसे बार बार रिपीट करने की। इन दैट कंडीशन वी easily absorb that type of reaction and easily named the product in that condition। देखिए मैं इसका पहले नेम जो है वो लेता हूँ। तो इसमें यदि हम देखें तो फ्रेयॉन नंबर ऑफ कार्बन 1 माइनस 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 प्लस 1 नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 1। तो फ्रेयॉन 11 हो गया हमारे पास। CFCl3 का जो नेम है वो फ्रेयॉन 11। नेक्स्ट फ्रेयॉन नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1 है, 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 प्लस 1। नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, सॉरी फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन 2, फ्रेयॉन 12। नेम ऑफ फ्रेयॉन इज फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 12 इसका नेम हो गया। नेक्स्ट ये लेते हैं फ्रेयॉन नंबर ऑफ कार्बन 2 माइनस 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 प्लस 1 एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 2, फ्रेयॉन 112, सॉरी फ्रेयॉन 112, फ्रेयॉन 112। नेक्स्ट इसका नेम हो जाएगा। अकॉर्डिंग आपने ये देख लिया कि फ्रेयॉन जो है वो किस प्रकार से कैसे इनको नेम किया जाता है, कैसे नाम लिखे जाते हैं इसके। और
अच्छे से इसे समझें। मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है, CCl4 की रिएक्शन में हम पहले भी लिख चुके हैं। नोमेनक्लेचर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें। अब माइंड में एक बात जो है जरूर आ रही होगी कि यूज कहाँ है इसका, इसे किस यूज में लेते हैं, कहाँ पर ये काम में आता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, फ्रेयॉन्स जो है या CFC जो है वो जनरली रेफ्रिजरेशन में काम में आते हैं। रेफ्रिजरेशन में जैसे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में भरी जाने वाली जो गैस है वह है कौन सी, फ्रेयॉन है। इसी प्रकार से एयर कंडीशनर में भरी जाने वाली गैस जो है वो है। अब आपने देखा रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है वो फूड एलिमेंट्स या फूड जो है उस कंपोनेंट उनके साथ किसी प्रकार की रिएक्टिविटी जो है शो नहीं करती। रिएक्टिविटी शो नहीं करती मतलब नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव क्या होते हैं, CFC नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये एज ए नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट भी काम में लिए जाते हैं। इनका यूज जो है वो रेफ्रिजरेशन के साथ साथ नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट में भी है। नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट जो है उनमें भी ये यूज जो है लिए जाते हैं और ये इसका अदर यूज है। फिर इनके साइड इफेक्ट भी हैं। ये फ्रेयॉन जो है ये इन्वायरमेंट में फ्री रेडिकल रिएक्शन करके और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में भी मेन रोल प्ले करते हैं। यह है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में मेन रोल प्ले करते हैं, जो मैं आपको 11th क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। इसमें डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ये क्या है, देखिए ओजोन लेयर जो है उसमें ओजोन गैस जो उसकी प्रेजेंस होती है। ये ओजोन गैस जो है ये है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे CFC हमने देखा, फिर बाद में लेते हैं CF2Cl2, ये है इन्वायरमेंट में जाकर के और डिकम्पोज हो जाता है CF2Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये जो Cl फ्री रेडिकल है यह ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और यह ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेता है, यह ClO मोनो ऑक्साइड जो उसका फॉर्मेशन कर लेता है प्लस O2 जो उसको रिमूव कर देता है। मतलब ओजोन को इसने डिकम्पोज कर दिया डाइऑक्सीजन में। अब यह जो मोनो ऑक्साइड फ्री रेडिकल है यह भी यही नहीं रुकता और आगे मोनो ऑक्साइड फ्री रेडिकल जो है वह ओजोन को और आगे डिकम्पोज कर देता है और यह Cl फ्री रेडिकल प्लस 2O2 में कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शंस मैं आपको जनरली ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ और आप इसे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब ये इस प्रकार से डिप्लेशन इसका कर देता है। अब डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर से क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव आते हैं इसके, तो इसका इफेक्ट जो है वो मैं बता दूं। इससे ये क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से उससे हमारी यह प्रोटेक्शन करता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो वो डायरेक्ट यदि अर्थ पर आएंगी तो वो एज ए स्किन कैंसर रोल प्ले करेंगी। स्किन कैंसर जो है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी और सनबर्न बहुत ही टेम्परेचर हाई होगा जो अपनी सनलाइट है उसका, और उससे सनबर्न जो स्किन है अपनी उस पर रेड राउंडेड चकते बोल सकते हैं जिन्हें, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर जो पॉइंट है वो स्किन पर बन जाते हैं। तो उसके लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि सनबर्न और स्किन कैंसर जो है वो जनरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसे आप अच्छे से स्टडी कर लें, अच्छे से इसे देख लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लेते हैं DDT
DDT के बारे में मैं आपको थोड़ा बता भी चुका हूँ और बता देता हूँ। ये एज इंसेक्टिसाइड काम में लिया जाता है और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। DDT की डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। PP डाइक्लोरो लिख सकते हैं इसे। तो DDT की फुल फॉर्म होती है। ये DDT जो है ये है एज इंसेक्टिसाइड जो काम में लिया जाता है और यह एज इंसेक्टिसाइड कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स और लाइक मॉस्किटोज, खटमल्स एटसेट्रा, यह इसे कंट्रोल जो है वो करता है। इसकी डिटेल से हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से हम कल जानकारी जो है वो आपको देंगे। इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आप इसे इजीली अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी और इजीली आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम कल पढ़ेंगे DDT, थोड़ा स्टडी करके आए और हम ऑफलाइन क्लासेज में 11th में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देख चुके हैं। तो DDT जो है वो आप कल देख करके आओगे। और उसके बाद DDT के बाद मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा गमेक्सिन, ठीक है। और गमेक्सिन को हम और क्या कहते हैं, गमेक्सिन को कहते हैं 666 और इसे कहते हैं हम गमेक्सिन 666 और लिंडेन। ये भी एज ए इंसेक्टिसाइड जो है वो काम में लिए जाते हैं और एज ए इंसेक्टिसाइड इन्हें काम में लिया जाता है और इसका भी साइड इफेक्ट जो है वो टोटल हम बातें जो हैं वो कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ करके आए, देख करके आए फुल फॉर्म इसकी क्या है। DDT की, गमेक्सिन और 666 और लिंडेन गैस जो है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है और जो सिंपल रिएक्शन है वो मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही और ऑल ऑफ यू स्टडी करते रहें और बेस्ट ऑफ लक।